इन दिनों काशीपुर में घर से सड़क तक और सड़क से घर तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि काशीपुर में इस बार विधानसभा 2022 के चुनाव में कौन सा चेहरा होगा। लोगों में है कि काशीपुर में कांग्रेस की ओर से 2022 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। कांग्रेस इस बार क्या किसी युवा को तरजीह देगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए एक मत और एक झंडे के नीचे आकर चुनाव लड़ेगी, या फिर पार्टी के जिस चेहरे के साथ वे लड़ेगी, क्या वे भीतरी घात से एक बार फिर काशीपुर विधानसभा को भाजपा या आम आदमी पार्टी की झोली में डाल देगी। आइए युवा राजनीतिक चेहरा और कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष संदीप सहगल से जानते हैं कि पार्टी में उनके टिकट को लेकर क्या स्थिति है। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उनकी क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या नीतियां रहेगी। अगर नहीं मिलता है तो महानगर अध्यक्ष होने के नाते वे अपनी ओर से किसके नाम का सुझाव पार्टी को देंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीर भारत के तमाम दर्शकों का, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। संदीप जी, काशीपुर महानगर अध्यक्ष होने के नाते आप हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और उन मुद्दों को उठाया है जो जनता जिनसे आहत है, परेशान है। क्या बराबर इस राजनीति से या इस तरीके से जनता के बीच में रहने के बाद क्या 2022 में कोई नया इतिहास लिखने जा रहे हैं? ये तो देखिए, निश्चित रूप से ये पार्टी हाईकमान का और परमपिता परमात्मा का, ईश्वर का आशीर्वाद होगा कि हाईकमान के आशीर्वाद देता है और काशीपुर की सम्मानित जनता के आशीर्वाद देती है। ये मैं निर्णय हाईकमान पे ही छोड़ता हूँ और ईश्वर पर छोड़ता हूँ कि वो जो भी आदेश करेंगे मेरे लिए वो सर्वमान्य होगा। सर, आपने कहा जो पार्टी आदेश करेगी, पर हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही नाम है, संदीप सहगल, प्रमुख दावेदार विधायक 2022 के लिए। ऐसी स्थिति में अपने आप को आप क्या देखते हैं? नहीं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। ये बात आपने सही कही। जिस प्रकार से इन दिनों मैं काशीपुर की जनता का अपने प्रति प्रेम, अपने प्रति आशीर्वाद और प्यार देख रहा हूँ, मैं ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत कृपा करी है और काशीपुर की सम्मानित जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से खुले दिल से वो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सारे लोग, मैं ऐसा मुझे महसूस होता है कई बार कि कहते हैं कि हम साहब आपको सब पार्टियों को छोड़कर, सारे नाते रिश्तेदारों को छोड़कर हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए काशीपुर की सम्मानित जनता का और ईश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, अभी आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। ये झाड़ू पार्टी 14 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में छा गई और इन 14 महीनों में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। सर, क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता कि छा गई। 2022 का चुनाव की हम दहलीज पर खड़े हैं और 8 या 10 दिन के अंतर चुनाव की घोषणा होने जा रही है। रिजल्ट आपके सामने होगा कि पूरी की पूरी उत्तराखंड में एक भी सीट आम आदमी पार्टी की नहीं आ रही है। ये मैं आज आपको चुनाव से पहले बता रहा हूँ और चुनाव के बाद भी आप और हम बैठेंगे और इस वाली बात को जो मैं आपसे कह रहा हूँ फिर दोहराएंगे कि जो बात मैंने कही थी वैसा ही है। वो केवल एक वोट काटने की पार्टी है। दिल्ली के समीकरण, दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उत्तराखंड की सम्मानित जनता भावनाओं से जुड़ी हुई है, कर्मठ और जुझारू है। वो काम करके अपना भविष्य लिखना जानती है। यहाँ की आप देखते होंगे कि हमारी महिला, युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति कितनी कर्मठ और कितनी जुझारू है। पूरे देश की सीमाओं पर यदि हमारे युवा तैनात हैं तो ये एक अपने आप में एक उत्तराखंड की देवभूमि की, एक माटी की और एक गंगा की एक महत्ता होगी। यहाँ की महिलाएं कितनी कर्मठ हैं, जो पहाड़ तोड़कर इमारतें बुलंद करती हैं। तो यहाँ पर कोई भी आदमी लालच में या उधार में या इस वाले उसमें कि फ्री के लालच में कोई व्यक्ति आने वाला नहीं है।
सर अभी आपने फिर फ्री की बात करी, फ्री इनडायरेक्ट वे में आपने आम आदमी पार्टी पे कटाक्ष किया। कटाक्ष नहीं किया, मैंने कहा कि आपने पर सर वो तो लगातार गारंटियां देती जा रही है। किस आधार पर वो गारंटी दे रही है? क्या वो जो गारंटियां दे रही है वाकई कभी पूर्ण हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। जिसकी सरकार ही नहीं बनेगी, जिसकी सरकार ही नहीं बनेगी, एक भी विधायक नहीं आएगा। तो वो कहते हैं ना कि जब कुछ होना ही नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। आप कह दो कि मैं ऐसा आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ के तो जब लाओगे जब कुछ होगा। जब कुछ होना ही नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। कांग्रेस पार्टी जो भी बोल रही है, आप देख रहे हैं जो हमारे हाईकमान बोल रहा है, जो प्रदेश नेतृत्व बोल रहा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहा है, वो मजबूती के साथ ऐसी चीजों को बोल रहा है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस की पार्टी विकास की पार्टी है। ये विश्वास हम लोग दिला रहे हैं। हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ आज से पहले भी हुआ है और आने वाले कल में भी होगा। सर 70 सालों में काशीपुर से कितने एमएलए रहे अब तक? कांग्रेस के कितने एमएलए रह गए? ये जो बात है ये वाकई में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि काशीपुर में नरेंद्र तिवारी, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी की कर्मभूमि होते हुए स्वर्गीय तिवारी जी की, हमारे आदरणीय बाबा साहब भी यहाँ से रहे, लेकिन कांग्रेस का विधायक ना बन पाना ये अपने आप में मेरे लिए भी बड़ा दुख का विषय है। और मैं समझ नहीं पाया कि काशीपुर में, यदि मैं स्वर्गीय तिवारी जी की बात करूं, स्वर्गीय गुड़िया जी की बात करूं या आदरणीय बाबा साहब की बात करूं, तो यदि काशीपुर में एक फैक्ट्रियों का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जमीनी स्तर पर यदि किसी व्यक्ति ने भी विकास किया, किसी पार्टी ने विकास किया, तो केवल कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। लेकिन कहीं ना कहीं इन 20 सालों में तो जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण धन बल के आधार पर किया गया वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और काशीपुर की जनता ये समझ रही है कि गलती हमसे हुई कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को बार बार विधायक बनाया जिसे विकास से कोई मतलब नहीं था, केवल सत्ता पर बैठकर अपनी फैक्ट्रियों को चलाना और जनता से दूर रहकर केवल विधायक की कुर्सी पर आसीन होना ही उनका लक्ष्य था। सर बार बार काशीपुर जिले की बात हो रही है। बीते 21 सालों में कांग्रेस की सरकार भी रही। क्या वजह रही कि कांग्रेस आज तक काशीपुर को जिला घोषित नहीं कर पाई? ऐसा नहीं है, देखिए जब बहुगुणा जी थे तब भी वो चाहते थे कि जिला की घोषणा हो, उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार करी, तो फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, आदरणीय हरीश रावत जी सत्ता में आए। वो भी ये उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि देहरादून से कई बार ये हुआ कि उन्होंने जिले को लेकर एक भूमिका तैयार कराई कि कौन कौन से जिले हम बना सकते हैं, राय भी ली गई जिलों को बनाने के लिए। उसी बीच में फिर सरकार गिर गई, फिर से एक नए घटनाक्रम पैदा हो गए। इस वजह से जिला कांग्रेस पार्टी कई बार मजबूरीवश नहीं बना पाई। किंतु मेरा एक बड़ा भारी आरोप जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार आई उसने किसी भी तरह से जिला की घोषणा नहीं की, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने निशंक सरकार में, और आदरणीय चीमा साहब यहाँ के विधायक थे, उस दौरान 5 जिलों की घोषणा करी और उसके बावजूद भी काशीपुर को जिले की लिस्ट में नहीं रखा। तो धोखा जो काशीपुर की जनता ने करा वो हरभजन सिंह चीमा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। आपको ध्यान होगा 18 दिन तक हम लोग चौराहे पर बैठे रहे जिले को लेकर। मैं तो लगातार 7 साल तक मैंने रेल रोको आंदोलन में, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और हमने कानूनी प्रक्रिया से गुजरा। में चीमा साहब ने चौराहे पर आकर, जिसमें बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल, तमाम संस्थानें वहां पर बैठी हुई थी और लगातार प्रदर्शन चल रहा था, चीमा साहब ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग उठ जाइए। 24 घंटे के अंतर निशंक सरकार, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिले की घोषणा कर रही है और उसमें काशीपुर जिला घोषित होने जा रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा धोखा। रात के 12 बजे नेट पर जिले की घोषणा हो जाती है और काशीपुर का नाम छूट जाता है। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। यदि आप विधायक चीमा जी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो लगातार 4 बार में सबसे ऊपर अखबार में उन्होंने लिखवाया है कि मेरी राज्य में सरकार आएगी तो मैं काशीपुर को जिले घोषित करवाऊंगा। अरे साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज सेंटर में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, एमपी बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, सीएम और पीएम बीजेपी के हैं। अब आखिर कौन सी लाइन उनको चाहिए जिला घोषणा में? अब यदि दम है उनके अंदर,
उनके अंदर यदि दम है, फिर कहना चाहता हूं कि यदि उनके अंदर दम है, जो घोषणा जो बेवकूफ जनता को उन्होंने काशीपुर की बनाया, तो अभी भी 8 दिन बचे, जिला घोषित करवा के दिखाइए। सर, काशीपुर से आप प्रबल दावेदार हैं और लोग आपकी तरफ भी बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं काशीपुर की विकास को लेकर। क्या आपने अब तक अपना कोई घोषणा पत्र तैयार किया है काशीपुर की विकास को लेकर, जिसे आप लेकर जनता के बीच जाएंगे? निश्चित रूप से किया है। आप यदि मेरे को पार्टी हाईकमान आशीर्वाद देती है, ईश्वर आशीर्वाद देता है और काशीपुर की सम्मानित जनता आशीर्वाद देती है, तो मेरा घोषणा पत्र आप देखेंगे लगातार अखबार में हर दूसरे तीसरे दिन पैम्पलेट के माध्यम से लगातार मैं लोगों के बीच में हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं, यदि ईश्वर ने मुझे मौका दिया, तो मैं काशीपुर को एक सुंदर, स्वच्छ और विकसित काशीपुर के रूप में बनाकर आऊंगा। उस घोषणा पत्र में बहुत सारी पॉइंट भी हैं जो एक ज्वलंत मुद्दे हैं काशीपुर के। उन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैंने बात रखी है कि यदि ईश्वर का हाईकमान का आशीर्वाद मिला, तो उन मुद्दों को जो पिछले 20 वर्षों से चीमा साहब नहीं कर पाए, 5 साल में भरसक प्रयत्न करके उन सारी ही समस्याओं को निदान दिलाने का कार्य करूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा, कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आज भारतवर्ष में काशीपुर का 347 या 42वां नंबर सबसे निचले पायदान पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत काशीपुर गंदगी में सबसे निचले स्थान पर है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद काशीपुर का नहीं हो सकता। जिस काशीपुर को गोविंद बल्लभ पंत की जो कर्मभूमि रही हो, उस काशीपुर को हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो थे वो छोटा सा कस्बा कहकर पुकारते हैं। तो इससे ज्यादा काशीपुर का अपमान मुझे नहीं लगता आज तक कभी हुआ हो। सर, हमने टिकट की बात की, आप प्रबल दावेदार हैं और लगातार जनता के बीच में हैं। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, या किस पार्टी को आप सबसे ज़्यादा अपना प्रतिद्वंदी, किसको आप, कौन टक्कर दे सकता है आपको, या आप किसे टक्कर दे सकते हैं, व्यक्ति या पार्टी, दोनों में से? देखिए, यदि पार्टी हाईकमान ने मौका दिया, तो जो रुझान आप काशीपुर में देख रहे हैं, जो काशीपुर की जनता चाह रही है, वो एक शिक्षित, एक कर्मठ, एक युवा अपने सुख दुख का साथी ढूंढ रही है और वो कहीं ना कहीं मुझे वो प्यार मिल रहा है। यदि हाईकमान ने मुझे मौका दिया, ईश्वर ने मौका दिया, तो जो आपने क्वेश्चन करा था ना कि कांग्रेस का विधायक, तो मुझे लगता है कि अगले पिछले सारे हिसाब इस बार बराबर हो जाएंगे और कोई प्रतिद्वंदी सामने नहीं टिक पाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर, फिर भी कोई तो प्रतिद्वंदी आप समझ रहे होंगे कि हाँ, मुझे इसके साथ ज़्यादा टक्कर मिल सकती है, या मुझे टक्कर देने वाला ये व्यक्ति हो सकता है। नहीं, जिस प्रकार से देखिए वोटों का ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्माद फैलाने का, जातियों को और धर्मों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे मुझे कहीं ना कहीं चिंता होती है कि ऐसा ना हो कि काशीपुर की जनता फिर से ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाए। तो केवल चिंता होती है कि बीजेपी जो हम लोगों को बांटने का काम करती है, उसमें कहीं बांटने में फिर से कामयाब ना हो पाए, जबकि ऐसा नहीं होगा। उनका ये चेहरा और जुमलेबाजी लोगों के सामने आज की तारीख में प्रत्यक्ष रूप से मुखर हो चुकी है। सर, आपकी सरकार रही, आप उस टाइम भी नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष रहे, उस दौरान आपने काशीपुर के विकास के लिए क्या क्या काम किया था? देखिए, उस समय हमने काशीपुर के विकास के लिए, बहुगुणा जी की सरकार थी, 10 करोड़ रुपया उन्होंने, केसी सिंह बाबा जी हमारे यहाँ पर जो थे उस समय सांसद थे, 10 करोड़ रुपया उन्होंने तुरंत पास करा और जितनी सड़कें, जो पुरानी सड़कें जर्जर थी, उन 10 करोड़ रुपया काशीपुर की सड़कों पर हुआ। प्रमुखता से काशीपुर नगर निगम की जो बात थी, काशीपुर नगर निगम, एक लेटर पर केसी सिंह बाबा जी ने लिख कर दिया, बहुगुणा जी सरकार ने काशीपुर को नगर निगम की घोषणा कराई। केसी सिंह बाबा सांसद थे, सरकार थी, उनके द्वारा IIM काशीपुर में लाया गया। ये एक ऐसी चीजें थी जिसका मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। काशीपुर का नगर निगम बनना, IIM का आना, 10 करोड़ रुपया एक साल के अंदर काशीपुर में लगना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें थी। और छोटी छोटी बातें तो मैं यदि गिनाना शुरू करूंगा कि लोगों को, कितनों को विधवा पेंशनें दिलवाई, कितने गरीबों की मदद करी, कितनों की शादियां करी, कितनों को गौराधन योजना के अंतर्गत दिलवाया, तो वो तो बहुत लंबी तादाद में है। लेकिन मैंने आपको मेन पॉइंट बताया कि मेरे उस समय नगर अध्यक्ष रहते हुए ये प्रमुख कार्य जो हुए वो एक बहुत अच्छे कार्य हुए। सर, आपके नाम के आगे 2022 का चुनाव को लेकर
आप ही की पार्टी के अंदर आपके नाम का विरोध हो रहा है, क्यों? देखिए, पहली बात तो कहूँगा वो विरोध नहीं है। जब हम एक पार्टी के परिवार के लोग होते हैं तो सबको टिकट मांगने का अधिकार है। वो भी कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद कर रहे हैं, मैं भी कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नाम हर उस जगह पे पहुँच रहा है जहाँ कहीं मैं नहीं पहुँच पाता, तो हो सकता है कि हमारे दूसरे भाई पहुँच जाते हों, तीसरे भाई पहुँच जाते हों, तो कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी का नाम वहां पर पहुंचा, हाथ का पंजा वहां पहुंच रहा है हर जगह पर। तो मैं उससे विरोध नहीं कहता, मैं कहता हूं सर, पर वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता होते हुए अगर वो आपके नाम के प्रति विरोध में जाएंगे तो जनता में थोड़ा सा गलत मैसेज चला जाता है और जनता थोड़ी सी भ्रमित भी हो जाती है। मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें जो ये जनता का भ्रम है वो दूर होगा, और जो हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी परिवार हैं वो खुले दिल से, हाईकमान का जब आशीर्वाद मिलेगा तो खुले दिल से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और वो मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर 2022 की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काशीपुर की गली गली में घूमेंगे। सर, अगर 1% हम ये मान लें कि आपको टिकट नहीं मिलता है तो महानगर अध्यक्ष होने के नाते आप किसका नाम पार्टी को सुझाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने पार्टी की जो एक नाम पहुंचाने की प्रक्रिया थी वो निष्पक्षता के साथ पहुंच चुकी है, और जितने भी हमारे पास दावेदार आए उन सब दावेदारों के नाम प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पहुंच चुके हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी क्या निर्णय लेती है, हाईकमान क्या निर्णय लेता है, उस हाईकमान के निर्णय के उपरांत जिसके ऊपर भी हाईकमान का आशीर्वाद होगा, जिसके पास हाथ का पंजा होगा, मैं भी झंडा उठा के उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। सर, आप अपने तरफ से तो किसी का नाम सुझाव करेंगे, कोई एक नाम तो सुझाव करेंगे? नहीं, हमसे जो मांगे गया हाईकमान ने, वो हमसे केवल इतना हाईकमान ने कहा कि आप जो आपके पास दावेदार आए निष्पक्षता से आप उनको हमारे पास भेजिए। बाकी इस बार आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से सर्वे चल रहे हैं, जिस प्रकार से स्क्रीनिंग चल रही है, जिस प्रकार से जमीनी स्तर से लोगों को तराशा जा रहा है, कार्यकर्ता की पहचान करी जा रही है, तो उसमें इंडिविजुअल संदीप सहगल का कोई महत्व नहीं रहता। अब काशीपुर की जनता किसे चाहती है वो सर्वे में उसका नाम पहुंच रहा है, और वो हाईकमान भी समझ रहा है। हाईकमान के पास वो हर चीज है जो प्रत्येक विधानसभा के लोग चाहते हैं। एक आदरणीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदयाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिस प्रकार से इस बार आपने मुहिम चलाई है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के 70 की 70 विधानसभाओं में निष्ठावान कार्यकर्ता, कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता को नकारा नहीं जाएगा। इस बार ऐसा होगा कि टिकट उस व्यक्ति को मिलेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उस पे हाईकमान अपना आशीर्वाद बनाएगा, क्योंकि वो लोग भी जमीन में से ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे हैं जो एक्चुअल में जिसको जनता अपना रही हो। तो इस बार बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। सर, पार्टी का युवाओं की तरफ भी बहुत झुकाव है, तो युवाओं के लिए या युवाओं का मार्ग इस दौरान प्रशस्त होगा? क्या उत्तराखंड एक नई अलग के साथ आगे निकलेगा और अन्य राज्यों को भी इसके प्रति वो जागरूक करेगा कि हाँ, युवा अब हमारे लिए महत्व है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। आदरणीय राहुल गांधी जी अभी देहरादून में आए थे, आपने सुना होगा, वो चाहते हैं कि हम एक परिवर्तित उत्तराखंड, एक युवा उत्तराखंड में हैं। जब हम युवा उत्तराखंड में हैं तो एक चाहे परिवार हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई संस्था हो, आपको एक जनरेशन को तो आगे लेकर जाना होगा। निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन ही हमारा भविष्य का निर्धारण करती है, और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस चीज को दिल से चाहता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आदरणीय यादव जी हमारे प्रभारी जी हैं, एक बहुत बड़ी वो चाहते हैं कि युवा वर्ग हर तरीके से आगे उभर कर आए, पार्टी को आगे लेकर जाए, हमारे बुजुर्गों का संरक्षण हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, बुजुर्ग आशीर्वाद दें, और उनके आशीर्वाद के नीचे, उनके संरक्षण के नीचे एक युवा पीढ़ी आगे बढ़े। तो मुझको ये विश्वास है कि बहुत कुछ परिवर्तित होने जा रहा है, और एक नए ऊर्जावान और युवा उत्तराखंड का निर्माण कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ नई जनरेशन को आगे आने का मौका अतिशीघ्र मिलेगा। सर, अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि युवा, और मैंने भी वो बात कही कि युवाओं के लिए, पर क्या होता है सर, कांग्रेस के अंदर
ज़्यादातर ये देखा गया है कि लास्ट मोमेंट पे जो प्रबल दावेदार होता है या युवा होता है उसे दरकिनार कर कर ऐसे व्यक्ति को देकर पूरा जो एजेंडा होता है उसे बदल दिया जाता है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा जो इस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार से निचले स्तर पर प्रक्रिया है, वो पिछले मैं भी बचपन से, क्योंकि मेरी पीढ़ियाँ कांग्रेस में चल रही हैं, तो मैं भी देखता आ रहा हूँ, तो इस बार सब कुछ बहुत चेंज है। कांग्रेस पार्टी को जो हाईकमान है वो निचले स्तर से मजबूत कर रहा है। जिस प्रकार से वो एक एक बूथ पर अपनी पकड़ बना रहा है, एक एक कार्यकर्ता से डायरेक्ट संपर्क कर रहा है, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहा है। आपने देखा होगा बूथ बूथ कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का नारा दिया जा रहा है, बूथ बूथ से लोग मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज है और बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आदरणीय प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सभी के द्वारा जिस प्रकार से गाइडलाइन दी जा रही है, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, मुझे संगठन के जिस प्रकार से संगठन को पकड़ बना के वो चला रहे हैं, तो कुछ नया होने जा रहा है, ऐसा मुझे विश्वास है कि कुछ नया होगा। सर, आपने अभी कहा कि राहुल गांधी जी देहरादून आए थे। मेरा सवाल है सर कि कार्यकर्ताओं को किस प्रकार प्रोत्साहित करके वो गए हैं और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश अब आप देख रहे हैं? आपने देखा होगा, यदि मुझे लगता है कि एक अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी जी की रैली यदि इस दौरान कहीं फेल हुई तो आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा फेल हुई। परेड ग्राउंड जिस प्रकार से खचाखच भरा होना, परेड ग्राउंड के बाहर जिस प्रकार से सड़कों का भरा होना और सब कुछ भरे होने के बाद लोगों का इधर उधर घूमना और राहुल गांधी जी को सुनने के लिए उत्साह, दिल से लोग कांग्रेस की जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे थे, तो राहुल गांधी जी के आने से पूरा उत्तराखंड ये एक मैसेज दे गया कि 2022 कांग्रेस का साल है, 2022 कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश नेतृत्व में, प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रावत जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा उत्तराखंड ये चाहता है कि हमें रोजगार मिले, महंगाई कम हो, महिलाओं का शोषण कम हो, एक ईमानदार भ्रष्टाचार से मुक्त, जिस प्रकार से खनन प्रिय हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से बिना रोजगार को दिए हुए केवल घोषणा मुख्यमंत्री जो बन के रह गए, इसको अब हटाना चाहते हैं। जनता ने मन बना लिया है और आप देखिए 2022 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। आप और हम एक नया विकसित उत्तराखंड और काशीपुर में कांग्रेस के विधायक के साथ 2022 का आगाज करेंगे। सर, अभी आपने घोषणा की बात करी, सरकारी पैसे की जो घोषणाएं हो रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, ये चुनावी घोषणा के अलावा घोषणा क्या है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। आप निचले स्तर पर चले जाइए, डीएम से पूछिए, एसडीएम से पूछिए, तहसीलदार से पूछिए, कहते हैं साहब हमारे पास तो फंड नहीं है। नगर निगम, नगर पालिकाओं से पूछिए, कहते हैं फंड नहीं है। घोषणा के पत्थर, दिन रात घोषणाएं हो रही हैं। तो वो घोषणाएं जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी की जुमलाओं की तरह वो चुनावी घोषणाएं हैं, वो कभी सच नहीं होंगी। लेकिन उत्तराखंड की जनता ये समझ रही है कि घोषणाएं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की घोषणाएं हैं, इसलिए वो इन पे घोषणाओं पे कोई भी ज़्यादा आप देख रहे होंगे आकर्षित नहीं हो रहा है कोई भी। सर, आपकी एक मुहिम चल रही है, एक यात्रा चल रही है, भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ। इसमें जनता किस तरीके से आपसे जुड़ रही है और क्या रिस्पॉन्स जनता से आपको मिल रहा है? आप लगातार मेरे सोशल मीडिया से यदि कनेक्ट होंगे तो आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से युवाओं का और महिलाओं का रुझान पार्टी की तरफ है। आज भी जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां पर यदि महिलाएं अपनी रसोई छोड़कर हमें सुनने आ रही हैं, युवा अपनी दुकान छोड़कर, छोटे छोटे कारोबार छोड़कर यदि सुनने आ रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और बुजुर्ग इस बात का कह रहे हैं कि कांग्रेस ले आओ भाई, कांग्रेस ले आओ भाई। तो जब बुजुर्ग ये आशीर्वाद दे रहे हों, महिलाएं रसोई छोड़कर सुन रही हों, युवा अपने रोजगार को छोड़कर सुन रहे हो, तो वो मतलब वो परेशान है कि किसी तरीके से हमें वोट देने का जो मौका है वो मिले और हम इस सरकार को निस्तनाबूद करें और फिर से एक कांग्रेस की सरकार लेकर आए। सर, हाल ही में जैसे भाजपा के युवा सीएम हैं, सीएम होने के बाद, युवा सीएम होने के बाद भी भाजपा का आज भी मुख्य चेहरा मोदी जी है। क्या कांग्रेस में कोई उत्तराखंडी चेहरा कांग्रेस देगी? अगर देगी तो कौन होगा? अगर नहीं है तो क्या आप लोग भी राहुल और प्रियंका गांधी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये मेरे वाले लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, क्योंकि निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। हमारे लिए तो जो भी वो घोषणा करके भेजेंगे हमारे लिए वो सर्वमान्य है, और जिसको भी वो कह देंगे, क्योंकि हमसे सभी लोग वरिष्ठ हैं, किसी को भी वो चेहरा बना के भेजें। और सोनिया जी और राहुल जी का, प्रियंका जी का चेहरा तो सर्वमान्य चेहरा है, और उत्तराखंड में वो जिसको आशीर्वाद दे के भेजेंगी, क्योंकि कार्यकर्ता का काम होता है कि हाईकमान जो आदेश पारित कर दे, कार्यकर्ता उसका झंडा ले और निकल पड़े। क्योंकि हमारा काम कांग्रेस की जो जन पक्ष की नीति हैं, जिसमें जनता के पक्ष की नीति है, जनता के फेवर की नीति है, उन नीतियों को घर घर पहुंचाने का कार्य हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता का है। और मैं तो बहुत छोटा सा निचला सा कार्यकर्ता हूं, मात्र एक विधानसभा में काशीपुर का महानगर अध्यक्ष हूं। तो जो नीति हाईकमान भेजेगा, जिसको चेहरा बना के भेजेगा, वो हमारे लिए सर्वमान्य चेहरा होगा। और हम जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं, उसी प्रकार से जिंदाबाद करते रहेंगे, और चाहेंगे कि कांग्रेस में उत्तराखंड की सरकार आए, और इस बार काशीपुर में भी काशीपुर की जनता के सम्मान और आशीर्वाद के साथ कांग्रेस का विधायक आए। सर, हाल ही में अभी कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट्स पहले ये पता चला है कि भाजपा सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार है, वो बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने वाली है। कैसे देखते हैं, और क्या इससे जनता को फर्क पड़ेगा? अरे भाई साहब, आप फर्क की बात देखिए। आज की तारीख में बढ़ोतरी की बात तो हम झेल ही रहे हैं। सारा का सारा प्राइवेट हो चुका सेक्टर। आज की तारीख में सरसों का तेल जो 70-72 रुपए था, 250 रुपए, पेट्रोल और डीजल 100 के पार जाने वाला है। सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार में 400-450 था, 1000 रुपए पार हो चुका है। महंगाई से तो आदमी की त्राही त्राही मच रही है। एक मार और हो जाएगी। रोज मार झेल रहा है आदमी, पेट्रोल की मार झेल रहा है, डीजल की झेल रहा है, दालों की झेल रहा है, सब्जियों की झेल रहा है, सरसों के तेल की झेल रहा है। अब एक मार बिजली के दर की भी झेलेगा। लेकिन इसका जवाब गिन गिन के उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने का मूड बना चुकी है। सर, पर आचार संहिता लगने में कुछ समय ही रह गया है। उसके पहले अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो क्या ये जनता विरोधी नहीं है? जनता के पक्ष का काम किया कौन सा? आज तक किया कौन सा जनता के पक्ष का काम? 20 साल से हमारे आदरणीय विधायक जी 20 साल रह चुके, और 5 साल से हमारा फ्लाईओवर बन रहा है। आप सोचिए, त्राही त्राही मची हुई है शहर में। कारोबार, व्यापारियों का कारोबार बंद हो चुका, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका, महिलाओं का निकलना बंद हो चुका, दुकानों पे शटर गिर चुके। ना क्षेत्रीय कोई काम हो रहा, ना प्रदेश स्तर पे कोई काम हो रहा। जनता के हित का कोई काम हुआ कौन सा? आज सारे कर्मचारी, आशा बहनों की देखिए क्या हालत है, पटवारियों की क्या हालत है, जितने राज्य सरकार के कर्मचारी हैं भूख हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन पर हैं। तो जनहित का काम हो कौन सा रहा है घोषणा के अलावा? केवल मोदी जी को चेहरा बनाकर, हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाकर, धर्म और जातियों में मतभेद फैलाकर, जनता को ठगने का काम, जुमलों को फेंकने का काम, लोगों को भ्रमित कर सत्ता पर आसीन होने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। लेकिन अब ये आगे होगा नहीं। सर, अभी कुछ सेकंड पहले ही हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया है कि अब आराम करने का समय आ गया। क्या कहेंगे सर आपके वो पार्टी के मुख्य रहे? अच्छा, मुझे भी बहुत ज़्यादा उस बारे में नहीं पता है, लेकिन उनका तो वो आराम कहाँ करते हैं आपने देखा होगा। वो एक बहुत मेहनत परस्त इंसान है, और जितनी मेहनत वो करते हैं मुझे लगता है हम जैसे लोग भी नहीं कर पाते। तो उनका तो चलना, रुकना, बात करना और हम लोगों को आदेश करना, एक वरिष्ठतम नेता है वो जिस उसमें भी रहेंगे वो मजबूती प्रदान करेंगे, और कांग्रेस संगठन को उससे मजबूती मिलती रही है। और वो बहुत बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और निश्चित रूप से उनसे जैसे मजबूती मिली है, हर स्थिति में उनसे मजबूती ही मिली। देखा आपने, हमारे साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल जी ने हमारे हर सवालों का जवाब तरीके से जनता के बीच में रखने का प्रयास किया है। वैसे तो हर पार्टी युवाओं और महिलाओं को राजनीति में महत्व दे रही है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो पार्टी का एजेंडा बदल जाता है, और जिस युवा ने पार्टी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया होता है उसे नज़रअंदाज करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जो कभी भी ना तो जनता के बीच पहुँचे, ना जनता के मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। काशीपुर कांग्रेस में अब तक यही रहा है। अगर उत्तराखंड कांग्रेस ने
इस शैली को ना बदला तो शायद ये विधानसभा चुनाव में कहीं पिछड़ ना जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।